हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है पिछले लेक्चर में। ठीक है, जो पिछला लेक्चर था वो थोड़ा सा पुराना लेक्चर था, लेकिन कंटेंट वही है, कुछ नया नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड था। साथ में जो एक्स्ट्रा स्टॉक था वो भी हम लोगों ने उसमें कवर कर लिया। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से फिट है और आप लोगों के लिए पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। तो हमने कहा था कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हमने जाना था। फिर हमने कहा था कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो बच्चा उत्पन्न होगा वो ऑफस्प्रिंग होगा, अपने जनक के पूर्णतया समान नहीं होगा, कुछ अलग होगा। मतलब जो ह्यूमन है वो संतान को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा जीव जो संतान को जन्म देता है, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है, विविपेरस कहलाता है। ठीक है, जरायुज कहलाता है या फिर सजीव प्रजक कहलाता है। ठीक, तो इतनी बात हम लोगों ने देखा था। फिर हमने कहा था कि देखिए जो मानव है वो स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है। मतलब ये है कि मेल पार्टनर अलग होता है, फीमेल पार्टनर अलग होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो मेल अलग तरीके से रखता है और फीमेल अलग तरीके से रखता है। तो हम लोगों ने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में होगा। हम कवर कर रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको 2 समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और नंबर 2 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसे 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमने कहा था। अब उसके बाद हमने कहा था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है और टेस्टिस पाया जाता है स्क्रोटम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्क्रोटम के बारे में जाना कि स्क्रोटम क्या है, कहाँ होता है, इसमें कौन सी लेयरिंग होती है, ठंडी के सीजन में ये क्यों सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, गर्मी के सीजन में रिलैक्स क्यों हो जाता है, बड़ा क्यों हो जाता है। डार्टोज मसल्स का काम हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे उसी टॉपिक पर। तो स्क्रोटम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमको पता है कि स्क्रोटम में क्या क्या होता है। स्क्रोटम में लेयर्स होते हैं, बीच में एक पट होता है, स्क्रोटल सेप्टम होता है, 2 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर में एक टेस्टिस, दूसरे चैम्बर में दूसरा टेस्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जो टेस्टिस है वो सेल्स से बना हुआ है, ऊतक है एक टाइप का। ठीक है, और उसको भोजन पानी की जरूरत चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आती जाती हैं उसमें, अर्थात टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व, सब चीज़ें होती हैं, मिल करके बनाती है स्पर्मेटिक कार्ड, इंग्विनल कैनाल से होते हुए बच्चे के पेट में चली जाती है। ठीक है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में टेस्टिस की। ठीक है, कि जो वृषण है वो क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन सा क्या होता है। ठीक है, हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस की संरचना देखने से पहले, संरचना पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है। वो क्या है, चलिए देखते हैं फटाफट। हमने कहा आज हमें टेस्टिस पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम लोग वृषण कहते हैं। ठीक है, वृषण एक जोड़ी वृषण मनुष्य में मुख्य जननांग होते हैं, अर्थात जो टेस्टिस है वो पेयर्ड होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक, हाँ, तो जो टेस्टिस है इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, टेस्टिस की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर की होती है और जो टेस्टिस की चौड़ाई है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। हमें समझ में आ गया कि जो टेस्टिस है, जो वृषण है, वो पुरुष का मुख्य जननांग है। इसकी लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर हो सकती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक, हमको समझ में आ गया। अब याद रखिएगा जो टेस्टिस है वो ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, अंडे जैसी रचना होती है। ठीक है, अंडाकार होता है, तो ओवल लाइक स्ट्रक्चर, ओवल। ठीक है, अंडाकार होता है। अब याद रखिएगा जो टेस्टिस है वो 7वें महीने में डिसेंट करते हैं स्क्रोटम में। ठीक है,
पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि जो टेस्टिस होते हैं वो बच्चे के उदर गुहा में 6वें महीने तक कंप्लीट हो जाते हैं और 7वें महीने कुछ हार्मोन्स के प्रेशर के कारण स्क्रोटम में वो धीरे धीरे डिसेंट हो जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं, स्क्रोटम में आकर के स्थित हो जाते हैं। याद है आपको मैंने बताया था ग्यूबर्नाकुलम, ग्यूबर्नाकुलम एक ऐसा टिश्यू है जो टेस्टिस को स्क्रोटल वाल से कनेक्ट करके रखता है, लेकिन याद रखिएगा ग्यूबर्नाकुलम जो है वो टेस्टिस को स्क्रोटम में डिसेंट करने में भी इम्पोर्टेंस निभाता है, ठीक है, काफी ज्यादा भूमिका वहां पे वो निभाता है। ठीक, तो समझ में आ गया, तो समझ में आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, तो याद रखिए। चलिए मान लिया हमने, ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी का सरफेस है, ठीक है, सबसे निचला सिरा ये है। अब यहाँ पे टेस्टिस बन चुका है, टेस्टिस यहाँ पे बन चुका है। अब टेस्टिस को नीचे जाना है, यहाँ पे एक लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं पेरिटोनियम, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल दैट देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये कोई बच्चा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, डेवलपमेंट कर रहा है। एब्डोमिनल वाल थी जिसने क्या किया, बल्ज किया मतलब फूल गई तो स्क्रोटम बन गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बन गया स्क्रोटम, यहाँ पे बन गया स्क्रोटम। अब यहाँ पे एक झिल्ली है, यहाँ पे एक लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। अब ये जो पेरिटोनियम है समझने की कोशिश करें, ये है उदर भाग, यहाँ पे टेस्टिस बन चुका है, यहाँ पे स्क्रोटम बन चुका है, यहाँ पे ग्यूबर्नाकुलम है, यहाँ पे टेस्टिस है। अब टेस्टिस को स्क्रोटम में उतरना है तो क्या करना होगा, ये जो लेयर है, ये जो पेरिटोनियम है, इसको धंसा करके स्क्रोटम में आना होगा, ठीक है। सोचिए यहाँ पे ये पेरिटोनियम थी, ठीक है, यहाँ पे ये टेस्टिस था। अब टेस्टिस को नीचे उतरना था तो क्या होगा, पेरिटोनियम कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, और टेस्टिस इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो पेरिटोनियम थी वो टेस्टिस के चारों तरफ एक द्विस्तर मोटी लेयर बना देगी। अब बोलेंगे सर द्विस्तर मोटी कैसे होगी, सोचिए एक बलून, सोचिए एक गुब्बारा है, ठीक है, एक गुब्बारा है। अब अगर आप उसमें उंगली कर रहे हैं, ऐसे उंगली को धंसा रहे हैं तो क्या देखेंगे, आपकी उंगली के ऊपर दो लेयर बनेगी। एक वह लेयर जो कि आपकी उंगली से एकदम समीप है, आपकी उंगली के एकदम समीप है, लेकिन दूसरी लेयर वो बनेगी जो दूर से, जो चारों तरफ दूर से ले रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंट करते हैं तो उस समय पेरिटोनियम जो होता है वो नीचे की ओर धंसता है, जिससे 2 लेयर्स बनती हैं, ठीक है, जिससे 2 लेयर्स बनती हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस है उसमें टोटल 3 लेयर होती है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो डिसेंट हो रहा है टेस्टिस, उसमें पेरिटोनियम भी 2 लेयर बनती है, ठीक है। तो समझ गए हम कि जब पेरिटोनियम से डिसेंट हुआ टेस्टिस, तो क्या हुआ कि टेस्टिस के ऊपर पेरिटोनियम की 2 लेयर बन गई, ठीक है, पेरिटोनियम की 2 लेयर बन गई। अब पेरिटोनियम की 2 लेयर बन गई का मतलब ये है कि जो टेस्टिस है उसमें 2 लेयर है, सबसे बाहर की ओर 2 स्तर का बना हुआ एक लेयर है जो कि पेरिटोनियम से बना हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि टेस्टिस में सबसे बाहर की ओर 2 स्तर का बना हुआ एक परत है, 2 पतली परतों का बना हुआ एक मोटा परत है, ये समझिए, ठीक है। अब जो बाहर की ओर होगा उसे हम लोग बोलेंगे पैरिएटल लेयर, और जो अंदर की ओर होगा उसे हम लोग बोलेंगे विसरल लेयर, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे टुनिका वैजिनालिस, ठीक है, बाहरी लेयर है ये। इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे टुनिका वैजिनालिस,
अभी समझने की कोशिश करें, आगे चल कर के ये टॉपिक थोड़ा सा और भी टफ है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो पेरिटोनियम थी जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड कर रहा था, तो जो पेरिटोनियम है वो टेस्टिस के ऊपर 2 लेयर का बना हुआ एक मोटा आवरण बना देती है। उस लेयर को हम लोग बोलते हैं टुनिका वैजिनैलिस। जो टुनिका वैजिनैलिस है वो 2 लेयर से बना हुआ है। जो बाहर की ओर है सबसे, उसे हम लोग बोलते हैं पैरिएटल लेयर, और जो अंदर की ओर है उसे हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर की ओर भी एक टेस्टिस के लेयर है, ठीक है। उसको हम लोग दूसरे डायग्राम में देखते हैं, बड़ा डायग्राम देखते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा अंडाकार स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का, ठीक है। अब ये मैंने टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर पर टेस्टिस जैसी रचना बना दी। अब हमने कहा कि भाई देखिए जो इसके ऊपर लेयरिंग है, जो इसके ऊपर लेयरिंग है, जिसको पेरिटोनियम ने बनाया है, वो पूरा तो होगा नहीं, वो किसी स्थान पे अधूरा होगा, ठीक है। तो यस, याद रखिएगा जो टुनिका वैजिनैलिस है वो कंप्लीटली पूरे टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे नहीं होती है, किसी स्थान पर अधूरी होती है, ठीक है। और ये 2 लेयर की बनी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट। ये रहा इसका दूसरा लेयर। चलिए अब हमने कहा कि ये जो लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं पैरिएटल लेयर। इसे अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं विसरल लेयर। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं टुनिका वैजिनैलिस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर टुनिका वैजिनैलिस के अंदर एक मोटा व्हाइट कलर का, या फिर ये कह लीजिए कि व्हाइट फिलामेंट्स के बना हुआ एक मोटा लेयर होता है, ठीक है। ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेयर, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा मोटा भी कर लें से तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं टुनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं टुनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। जो बाहरी लेयर है उसे हम लोग टुनिका वैजिनैलिस बोलते हैं, अंदर वाला लेयर है टुनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। बाहर वाला लेयर है 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है। बाहर वाले को बोलते हैं हम लोग पैरिएटल लेयर, अंदर वाले को बोलते हैं विसरल लेयर। दोनों को मिला के बोलते हैं टुनिका वैजिनैलिस, ठीक है। और इसके अंदर टुनिका एल्बुजिनिया, ठीक। अब ये जो टुनिका एल्बुजिनिया है, ये वृषण को चारों तरफ से कंप्लीटली घेर रखती है, ठीक है। अब जो टुनिका एल्बुजिनिया है वो टेस्टिस में एक तरफ इस तरीके से कुछ एक पट बनाती है। जो टेस्टिस में जो टुनिका एल्बुजिनिया है वो किसी तरफ एक बीच में धंस करके एक पट बनाती है। इस पट को हम लोग बोलते हैं मेडियास्टिनम टेस्टिस या फिर टेस्टिकुलर मेडियास्टिनम, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर मेडियास्टिनम। एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा इसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर मेडियास्टिनम। अब ये जो टेस्टिकुलर मेडियास्टिनम है ये क्या करेगा, ये बहुत सारे अनुप्रस्थ पट बनाएगा, बहुत सारे ट्रांसवर्स सेप्टम बनाएगा, अनुप्रस्थ पट बनाएगा, ठीक है। पहले तो ध्यान से देखिए इधर, ये जो टेस्टिकुलर मेडियास्टिनम है इसके बनने से जो टेस्टिस था उसमें 2 भाग बन गए, ठीक है। एक बड़ा चैम्बर बना, एक छोटा चैम्बर बना। आउटर बिग चैम्बर बट इनर स्मॉल चैम्बर, ठीक है। जो ये बाहर वाला है ये बड़ा चैम्बर है, जो अंदर वाला है वो छोटा चैम्बर है। तो वही कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि आउटर बिग चैम्बर बट इनर स्मॉल चैम्बर, 2 चैम्बर्स बना देता है कौन, टेस्टिकुलर मेडियास्टिनम। अब जो टेस्टिकुलर मेडियास्टिनम है बहुत सारे अनुप्रस्थ पट बनाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पिंडक हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे
पिंडक हो जाते हैं इस तरीके से। इसलिए बहुत सारे कंपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। टेस्टिकुलर मीडियास्टिनम ने अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा बहुत सारे कंपार्टमेंट बना दिया है। अब इन कंपार्टमेंट्स के कारण पूरा जो टेस्टिस था वो छोटे छोटे लोब्यूल्स में बंट गया है। अब टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स हैं तो इन्हें हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इनका नाम हो जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इन्हें हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और याद रखिएगा एनसीईआरटी ने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या एक टेस्टिस में 250 रखा है, ठीक है। उसने कहा है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में टोटल 250, एक टेस्टिस में टोटल 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। मतलब 2 टेस्टिस में कितने होंगे, 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। समझ में आ गया। अब याद रखिएगा ये जो पट बने हुए हैं जिसके कारण पूरा का पूरा टेस्टिस का बड़ा चैम्बर 250 पिंडों में बंट गया है, इन पटों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टुला टेस्टिस। इन्हें हम लोग बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है। याद रखिएगा इन्हें हम लोग बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस। इतनी बात समझ में आ गई सबको, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें 3 चीजें हैं। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें 3 चीजें हैं। नंबर 1 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 लिडिक सेल। फिर से देखते हैं नाम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन नलिकाएं हिंदी में बोलते हैं। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक बोलते हैं। नंबर 3 लिडिक सेल, ठीक है, जिन्हें हम लोग अंतराली सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। मतलब एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें 3 चीजें हैं। कौन कौन सी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कनेक्टिव टिश्यू, लिडिक सेल, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। फिर से बता दे रहे हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होती हैं, उसके अलावा होती है लिडिक सेल, ठीक है। और लिडिक सेल के अलावा क्या होता है, लिडिक सेल के अलावा होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब बोलेंगे सर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर जो होता है वो न्यूरॉन्स फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज होंगी, न्यूरॉन सेल्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मिलकर के एक कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करती हैं जो कि यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, तो हमको समझ में आ गया कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कनेक्टिव टिश्यू, लिडिक सेल पाई जाती हैं। जो लिडिक सेल है उन्हें इंटरस्टिशियल सेल या फिर अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। ओके, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे देखिए ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये है लिडिक सेल, और क्या कहते हैं इन्हें, इंटरस्टिशियल सेल, भूलने का नहीं, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। और तीसरा चीज क्या है यहाँ पे, तीसरा चीज है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पे लगा हुआ, समझ में आ गया हमको एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या क्या है। ठीक, अब बात करेंगे हम आगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में देख लेते हैं, इन तीनों के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं,
फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सेमनीफरस ट्यूब्यूल की। सेमनीफरस ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली जैसी रचना है, ठीक है। अब नली कैसी होती है आप सब लोग जानते हैं कि जो नली है अगर इसको काट दिया जाए दोनों तरफ से और इसको अंदर से पोल कर दिया जाए तो ये एक नली जैसी रचना बन जाएगी। अब अगर हम इसको काट दें, अब अगर हम इसको कट सेक्शन करके देखें तो ये गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेमनीफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले यहां से काटेंगे और काटने के बाद जो कट सेक्शन दिखेगा उसे हम लोग डायग्राम को यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट याद रखिएगा, मैं एक सेमनीफरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो जब हम किसी सेमनीफरस ट्यूब्यूल को कट सेक्शन में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? हमें सबसे बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। हमें सबसे बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है और इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो बेसमेंट का काम कर रही है, इसी के ऊपर कोशिकाएं लगी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए तो इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बेसमेंट, लिख देते हैं इसका नाम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस पे दो प्रकार की कोशिकाएं लगी होती जिन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल है उसकी जो एपिथीलियम है उसे हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। अब ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कुछ छोटी कोशिकाएं होती हैं और कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं। जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग सर्टोली सेल, सस्टेनकुलर सेल, नर्स सेल कहते हैं, ठीक है। देखते हैं फटाफट। कुछ छोटी कोशिकाएं होती हैं और कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिकाएं हमने बना दी कि इसमें जो कोशिकाएं हैं वो इस तरीके से लगी हुई हैं। हम लोग देख रहे हैं सेमनीफरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन। हमने सेमनीफरस ट्यूब्यूल को कट किया तो हमने देखा कि सबसे बाहर की ओर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जर्मिनल एपिथेलियम सजी हुई है। जर्मिनल एपिथेलियम सजी हुई है। जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूं मैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड बता रहा हूं कि जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल है कट सेक्शन देखने पे जर्मिनल एपिथेलियम दिखाई देती है और उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। नंबर 1 जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और जो बड़ी कोशिकाएं हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। दूसरा नाम क्या है भाई? नर्स सेल। तीसरा नाम क्या है भाई? सस्टेनकुलर सेल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सर्टोली सेल के 3 नाम हैं। अब याद रखिएगा जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल हैं उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है। सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है जिससे स्पर्म उत्पन्न होते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया सेमनीफरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है।
तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दी, उस पर दो तरह की कोशिकाएं दिखाई दी, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल जिसे नर्व सेल और इस पर सस्टेनकुलर सेल कहते हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। अब याद रखिएगा जो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है उनका निर्माण प्रीमोडियल जर्म सेल से होता है, वो भी एम्ब्रियोनल स्टेज में। मतलब जब बच्चा, ये जिसका टेस्टिस है, ठीक है, जिसका टेस्टिस है वो बच्चा जब भ्रूणी अवस्था में डेवलपमेंट हो रहा था उसका, या फिर ये कह लीजिए कि ये जो बच्चा जिसका टेस्टिस है जब माँ के पेट में था, विकास हो रहा था उसका, तब क्या हुआ कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी उस पर कुछ विशेष कोशिकाएं बनी। उन विशेष कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल। प्रीमोडियल जर्म सेल ने सूत्री विभाजन किया जिससे स्पर्मेटोगोनिया बना। ठीक है, क्या कहा मैंने? स्पर्मेटोगोनिया भ्रूणी अवस्था में प्रीमोडियल जर्म सेल से उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब सूत्री विभाजन हुआ था तो कोशिकाएं कैसी होंगी? 2n डिप्लॉयड, याद है ना, 2n डिप्लॉयड होंगी। ठीक, समझ में आ गया। अब सर्टोली सेल भी उसी तरीके की हैं, 2n डिप्लॉयड। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा, प्यूबर्टी का टाइम क्या है सर? अरे भाई, जब लड़का जवान होगा, पैदा होने के बाद जब लड़का जवान होगा, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया शुरू होगी। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया शुरू होगी तभी तो स्पर्म बनेगा, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा। क्या है प्यूबर्टी का टाइम? बताएंगे आगे। ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि प्यूबर्टी का टाइम क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें सूत्री विभाजन होता है, स्पर्मेटोगोनिया है उसमें सूत्री विभाजन होगा जिससे बनेंगी यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, से बनेंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे सूत्री विभाजन हुआ तो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं कहते, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्रारंभिक शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक शुक्र जनन कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 2n डिप्लॉयड होती हैं क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है वो सूत्री विभाजन से हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिकाएं छोटी बनी और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब ये जो कोशिकाएं बनी हैं, मैंने कहा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी। अब पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ इसलिए दो कोशिकाएं बनी हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दो स्पर्मेटिड बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। अब जो स्पर्मेटिड्स हैं वो आगे चल करके सीधा स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
आप पूछेंगे सर ये कैसे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्टोली सेल दिख रही है, सस्टेनेबल सेल दिख रही है, नर्व सेल दिख रही है, ये सब और कुछ काम नहीं करती, ये सब बस जो स्पर्मेटिड है उसको अपने ऊपर धसाएगी और उसको शुक्राणु में कन्वर्ट करा देंगी, ठीक है। इस तरीके से स्पर्मेटिड का शुक्राणुओं में कायांतरण होता है, रूपांतरण होता है और उसमें हेल्प करता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है वो स्पर्मेटिड को शुक्राणुओं में बदल देता है, ठीक है। अब याद रखिएगा जो सर्टोली सेल है वो जो स्पर्मेटिड बनी हुई है उनका पोषण करेगा और उनको शुक्राणु में परिवर्तन कराएगा, ठीक है। उसके बाद जो सर्टोली सेल है वो और दो काम करता है। क्या क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे ये है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, देखिए सर्टोली सेल जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन क्या है सर, ये ऐसा प्रोटीन है जो एंड्रोजन को बांधकर शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर लाता है। नहीं तो सोचिए मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे लिडिक सेल है, लिडिक सेल से एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा, लेकिन याद रहे आपको देखना होगा यहाँ पे कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो तो यहाँ पे है, लिडिक सेल यहाँ पे है, मतलब जो एंड्रोजन बन रहा है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर बन रहा है और एंड्रोजन को तो अंदर आना चाहिए तभी तो स्पर्म बनेगा, ठीक है। तो स्पर्म बनाने के लिए एंड्रोजन की जरूरत है और एंड्रोजन अंदर कैसे पहुंचता है, सर्टोली सेल ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया है। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाहर आएगा, एंड्रोजन को बांधेगा, फिर शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर लेके जाएगा और जब एंड्रोजन मिल गया तो स्पर्म बनना स्टार्ट हो गया, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटली होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है कौन, सर्टोली सेल। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सर्टोली सेल है वो और एक काम करती है, वो बनाती है इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। ये भी प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन ये क्या करता है, इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन जब स्पर्म ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा बनते हैं या फिर जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, तो सर्टोली सेल इनहिबिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है और इनहिबिन नाम का हार्मोन जो है वो सीधे हाइपोथैलेमस में जाता है, वहाँ पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम करवाता है। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब कम होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कम बनता है। जब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कम बनेगा मतलब FSH LH ये जब दोनों कम बनेंगे तो क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी और धीरे धीरे गति से चलती रहेगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया हमको। अब ये टॉपिक मैंने बता दिया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू पता है आपको, ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, न्यूरॉन सेल क्या करती है, ठंडी गर्मी का एहसास, भोजन पानी का पहुंचाना, वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाना, कनेक्टिव टिश्यू का काम हो जाएगा, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बता दिया मैंने, लिडिक सेल बता दिया मैंने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे के जो लेक्चर होगा उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आगे चल करके कैसे ट्यूबुली रेक्टी बनाती है, कैसे रेटेटेस्टिस बनाती है, कैसे वासा एफरेंसिया बनाती है, कैसे इपिडिडाइमिस बनाती है, कैसे वास डिफरेंस बनाती है और कैसे करके इजाकुलेटरी डक्ट बनाती है और कैसे यूरेथ्रा में पास करती है, फिर यूरेथ्रा से कैसे सीमेन बाहर निकलता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और एक बात याद रहे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ज़्यादा है, डिमांड है इस चैप्टर की, याद रखिएगा इस चैप्टर की डिमांड है। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, इस चैप्टर से कुछ प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ह्यूमन लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस, और याद रखिए इसका डिमांड भी है चैप्टर में, ठीक है। आप इंटर की बात नहीं करता मैं इंटर की बात नहीं करता, आप नीट जाइए या फिर जिपमर एम्स जितने भी मेडिकल एग्जाम देंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इस चैप्टर की डिमांड है, ठीक है। तो आप लेक्चर सुनिए,
बुक पढ़िए, जो भी है आपके पास, ठीक है, वो हो जाता है तो ठीक है। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ रास्ता आपको बता दूंगा, ठीक है। याद रखिए लेक्चर रोज डेली आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको इसे शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये लेक्चर मिल सके। जब तक के लिए गुड बाय, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।